हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 2019 के बाद हम लोग 2017 का पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2018 में सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए है 1950 में, बी है सन 1988 में, सी है सन 1948 में और डी है सन 2000 में। तो पहले का ऑप्शन बी सही उत्तर है, सन 1988 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर 1993 से, बी है 20 जनवरी 1995 से, सी है 31 नवंबर 2000 से और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना 17 मई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 17 मई 1993 में से लागू हुई, यानी तब से शुरू हुई। तो ये किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा और आप इसको याद रखेंगे, 17 मई 1993। इसके बाद है प्रश्न का तीसरा, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए है अवरोधन, बी है पृथक्करण, सी है ह्रास और डी है विभाजन। तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ह्रास कहलाता है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ह्रास या अपव्यय। इसी को अपव्यय भी कहते हैं। अपव्यय जब कोई बालक किसी भी कारणवश विद्यालय छोड़कर बीच में ही चला जाए प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना, तो वो ह्रास या अपव्यय कहलाता है। अगर जो एक ही क्लास में बार बार फेल होता है या अनुत्तीर्ण होता है उसको अवरोधन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है राममूर्ति, बी है राधाकृष्णन, सी है डी एस कोठारी और डी है श्री यू एन ढेवर। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, श्री यू एन ढेवर। प्रश्न के 5 है, निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया? ये तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है हंटर ने, बी है मैकाले ने, सी है वुड ने और डी है फ्रांसिस ने। तो पांचवे का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मैकाले ने। प्रश्न के 6 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है 1935 में, बी है 1833 में, सी है 1831 में और डी है 1854 में। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, सन 1900 नहीं होगा, 1835 होगा। ये 1800, ये 19 ना होगा, ये 18 होगा। मैं इसको करेक्ट करके इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर जो आपको इस क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 1835 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार, बी है उपसंपदा संस्कार, सी है प्रवज्जा संस्कार और डी है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार था। ऑप्शन बी है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार किसे कहते हैं? बौद्ध शिक्षा में शिक्षा पूर्ण होने पर एक आयोजन होता था, उसको उपसंपदा संस्कार कहते हैं। सी है प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार बौद्ध शिक्षा में ही जब शिक्षा प्रारंभ होने से पहले, जब पहली बार जब कोई बच्चा जाता था बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उस समय जो संस्कार या आयोजन होता था उसको प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। और बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा शुरू होने के समय एक जो आयोजन या संस्कार होता था उसको बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था से, बी है बाल्यावस्था से, सी है किशोरावस्था से और डी है युवावस्था से। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, बाल्यावस्था से। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से शुरू होती है। बाल्यावस्था भी 5 या 6 या 7 वर्ष से शुरू होकर 12 या 13 वर्ष तक रहती है, 11 या 12 वर्ष तक रहती है। तो इसी को ये बाल्यावस्था से ही शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद का, बी है स्वामी दयानंद का, सी है अरस्तु का और डी है राजा राममोहन राय का। तो 9वें का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अरस्तु का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बी है मानसिक विकास, सी है सर्वांगीण विकास और डी है सांवेगिक विकास। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सर्वांगीण विकास। ये रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट की तरह है, यह कथन है।
यह कथन किसका है? ऑप्शन ये देखिए, जो ये कथन है, ये इसमें कोई भी ऑप्शन रूसो का, एडम का, नन का, अरस्तु का, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो ये बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये प्लेटो ने कहा था। ये जो एग्जैक्ट वर्ड है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये प्लेटो ने कहा था। बाकी जो है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह जॉन लॉक ने कहा था। और इसमें देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है। दूसरा हमने बताया बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये जॉन लॉक ने कहा था। और बालक का मन कोरा कागज होता है, रूसो ने कहा था। बालक के मस्तिष्क को कोरा कागज जॉन लॉक ने कहा था, और बालक के मन को कोरा कागज रूसो ने कहा था। जो यहाँ पे दिया हुआ है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट की तरह है, ये प्लेटो ने कहा था। तो बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रूसो का कर सकते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित उन्होंने कहा था। बालक का मन, यहाँ पे मस्तिष्क है, और बालक का मन कोरा कागज होता है, ये रूसो ने कहा था। तो आप रूसो के साथ जा सकते हैं, रूसो इसको सही कर सकते हैं। बाकी इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा प्लेटो है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए है अरबी, बी है उर्दू, सी है फारसी, और डी है संस्कृत। तो 12वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है अरबी। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था? ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी है पोषाहार वितरण योजना, सी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और डी है DPEP। तो इसका ऑप्शन 13वें का बी सही उत्तर होगा, पोषाहार वितरण योजना। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, आया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है वुड के घोषणा पत्र को, बी है सार्जेंट होगा ये, सार्जेंट योजना को, बी है खजानी योजना को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है वुड के घोषणा पत्र को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है लोकमत निर्माण का, बी है अंशकालीन रोजगार की व्यवस्था, सी है मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, और डी है उपयुक्त में सभी का। तो 15वें का ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त में सभी का। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न 16 से 30 तक पूछे जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, जिनका आंसर 30 शब्दों में लिखना रहता है। प्रश्न क्या 16 है, यानी पहला अति लघुत्तरी प्रश्न, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, न्यूनतम अधिगम स्तर एक शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है, जो कि सभी छात्र यदि उन्हें उचित अवसर और सहायता प्रदान की जाए तो वे एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक सभी विषय में सफल हो सकते हैं। यानी कम से कम उतना सीख सकते हैं जिनसे उनका काम चल जाए उस सब्जेक्ट में। इसी को न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं, और जो ठीक से प्रयास किया जाए तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इसमें ये कहा गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, NEP 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में महिला समाख्या योजना की शुरुआत की गई। यानी 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप इसकी शुरुआत की गई। NEP देखिए, NEP का क्या अर्थ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना को 1989 में शुरू किया गया था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 18, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर लिखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण संसाधनों को उपलब्ध कराना है। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आपका सुझाव क्या है? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के निम्नलिखित सुझाव हैं। नहीं, सुझाव नहीं पूछा हुआ था, अपव्यय एवं अवरोधन पूछा हुआ था। तो क्या होता है अपव्यय अवरोधन? इसका सुझाव पहली बार पूछा हुआ है। इसका देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनकी आयु स्तर के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। दूसरा है उपस्थिति संबंधी नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। और तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है, लिंग के आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रमों में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, लड़के लड़कियों के मनोवैज्ञानिक
एवं सामाजिक कार्य के अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेद करना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार बताइए, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 2 अधिकार निम्न हैं। पहला है प्राथमिक विद्यालय में बालकों में ठहराव बढ़ाना, दूसरा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था शुरू में। तो इसका लिखेंगे इसका उत्तर, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों का चयन किया गया था। वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौड़ी तथा नैनीताल जिलों में लागू किया गया। यानी नैनीताल उस समय जो उत्तराखंड था ना वो UP में ही था, तो नैनीताल जो जिला भी शामिल था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित किए जाए, दूसरा है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। उत्तर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के 2 महत्वपूर्ण कार्य, पहला है पाठ्यक्रम विकास परिषद राज्य के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित करती हैं, और दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण परिषद राज्य में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। प्रश्न संख्या 25 है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका उत्तर होगा NCTE 17 अगस्त 1995 को नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के साथ अस्तित्व में आई। ये प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है कि NCTE की स्थापना कब हुई थी, तो 17 अगस्त 1995 को। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ब्रिज कोर्स एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो 2 अलग अलग स्तरों या पाठ्यक्रमों के बीच के अंतर को पाटने यानी खत्म करने में मदद करता है। यह एक सेतु का काम करता है जो छात्रों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर आसानी से संक्रमण करने में सक्षम बनाता है। इसका अर्थ है, ब्रिज कोर्स का अर्थ है जैसे B.Ed वाले प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जो 2019 में जो भर्ती हुई थी 69,000, उसमें जो B.Ed वाले पढ़ा रहे हैं, तो वो B.Ed जो कोर्स है डिजाइन किया गया था उच्च बच्चों के, माध्यमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो उनको एक ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई थी, जिससे कि उनको छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो भी उनको 6 महीने का कोर्स होगा जिसमें उनको सिखा दिया जाएगा, उसी को ब्रिज कोर्स कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन लोगों नहीं होगा, उन बालकों के लिए या फिर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 से सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। तो इसी को ही स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम कहते हैं। इसका अर्थ है कि देखिए, जो भी बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब स्कूल जाते हैं, उनका एडमिशन डायरेक्ट 1 में होता है, क्योंकि वो घर पे ही उनको कुछ शिक्षा मिलती है, थोड़ा बहुत जानते हैं, जिससे उनका एडमिशन 1 में हो जाता है। वो नर्सरी और LKG UKG में नहीं पढ़े रहते हैं, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा में यानी नर्सरी और LKG में नहीं पढ़े रहते हैं, तो उनको 2 से 6 या 6 सप्ताह से 2 माह तक का एक उनको शिक्षा दिया जाता है, अवधि तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव कराया जाता है। यानी वो LKG UKG का कुछ चीज़ें जो होती हैं जो उनको सिखाना जरूरी होता है, उनको सिखाया जाता है। तो इसको जो जिसके अंतर्गत ये कराया जाता है उसी को स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28, मैकाले के निस्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैकाले निस्पंदन सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में निस्पंदन से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का कालांतर से निम्न वर्ग तक
पहुंचने से है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, लघु त्रि में पूछा हुआ था। लघु त्रि से देखिए छोटा करके अति लघु त्रि में पूछ लिया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां हैं, क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां। इसमें पहला है, वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। दूसरा है, जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया और शिक्षा से छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो केवल नाम बताना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर हुई। यानी बताना था आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद है लघु त्रि प्रश्न। लघु त्रि प्रश्न 31 से 40 तक पूछे जाते हैं, जिनका आंसर 50 शब्दों में देना रहता है, जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला लघु त्रि प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? इसका उत्तर लिखेंगे, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं। पहला है, पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की शिक्षा दी जाए। दूसरा है, अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। तीसरा है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32। भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यहाँ पे मुफ्त होगा, मैं इसको करेक्शन करके PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा, उद्देश्यों की अस्पष्टता। तीसरा, स्कूल की अनुपलब्धता। चौथा है, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। पांचवा, अनुसंसाधन व नवाचार की कमी। छठवां, अप्रशिक्षित एवं स्नेहविहीन अध्यापक। प्रश्न संख्या 34 है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। तो बहुविकल्पी में हम लोगों ने टिक किया था चार्ल्स ग्रांट को, तो वही लघु उत्तरी में पूछ दिया है कि क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचार में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसने हिंदू और अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की, जिसमें पहला था ईसाई धर्म का प्रचार करना। दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। तीसरा है, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। और चौथा है, भारत में विद्यालय की स्थापना करना। पांचवा, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री, पहला है गैर मुद्रित सामग्री, दूसरा है मुद्रित सामग्री। अब इन दोनों के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती हैं, यहाँ पे पूछा था ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन, यानी सामग्री का नाम लिखना है। तो गैर मुद्रित सामग्री हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे, गैर मुद्रित सामग्री के अंतर्गत ब्लॉक, पहेलियाँ, खेल खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियाँ, फुटबॉल, प्राथमिक विद्यालय किट आदि आते हैं गैर मुद्रित सामग्री में। उसके बाद कक्षा का सामान कुछ होता है इसमें हेडिंग लिख के लिखेंगे, कक्षा का सामान क्या होता है, कुर्सी, मेज, चटाइयाँ, बक्से, ब्लैक बोर्ड आदि आते हैं। और मुद्रित दूसरी जो सामग्री थी वो मुद्रित सामग्री थी। मुद्रित सामग्री किसे कहते हैं, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम में जो मुद्रित सामग्रियाँ होती हैं उनका जो कार्यक्रम होता है, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम का अर्थ है कि जो अध्यापक से संबंधित जो
सामग्रियां होती हैं। और इसमें दूसरा है मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। पहला है बोधात्मक पैकेज खंड 1 और दूसरा क्रियात्मक पैकेज खंड 2, ये मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन। पहला है विद्यालय के पास पड़ोस में रहने वाली जनमानस को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। दूसरा, समिति विद्यालय में नियुक्ति अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना चाहिए। तीसरा है विद्यालय के प्रबंधन को छात्रों तथा माता पिता के साथ बैठक करना चाहिए। चौथा है विद्यालय के पास पड़ोस के छात्रों की नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके बाद है गठन लिख के, इसमें हेडिंग लिख के और इसमें लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रधानाचार्य इत्यादि सदस्य आते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के प्रयास। धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का सहारा लिया, जिसके लिए मिशनरियों ने अनेक विद्यालय एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक राज्यों मद्रास, बंबई तथा बंगाल में प्राथमिक, आगे है इसमें प्राथमिक के बाद प्राथमिक विद्यालय खोले। यहाँ पे खोले हो, यहाँ पे ओ की मात्रा होगा, यहाँ पे ए की मात्रा होगा, ये खोले हैं। खोले मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इसके बाद है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। पहला है कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था उस समय मिशनरियों के मिशनरी स्कूलों में। और तीसरा है स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। चौथा, बालकों की शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09, यानी ये 2009 से अर्थ है। यहाँ पे प्रश्न में ही 09 दिया, ये गलती नहीं हुआ है, मिस्टेक नहीं हुआ है, 09 ही है। 09 की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 2009 से इसका अर्थ है। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसके पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं पूछा हुआ था, तो प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो बात तो वही है, आप वही विशेषता भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इसके पहले हम लोगों ने 2019 में पढ़ा है ना, इसके पहले 2019 का क्लास हुआ था, उसमें ये पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 90 लाख है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने, इसके बाद है कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 1986 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना था। 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा निम्नलिखित है, यानी जो पी मोस्ट है 1990 में पी मोस्ट को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद है इनकी कुछ रूपरेखाएं दिया हुआ है। इसमें पहला पॉइंट है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख है। दूसरा, विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। तीसरा है
बाल केंद्रित शिक्षा तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में प्रोत्साहन पर बल दिया। चौथा है प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली मद के मानक तथा उसकी विशिष्ट निर्धारित की गई। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये का नहीं है, यहाँ पे ये छूट गया है, कार्यों है, कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है सेवापूर्ण शिक्षकों का प्रशिक्षण देना। दूसरा है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित देना। सेवापूर्ण का अर्थ है कि जो अभी सेवा में नहीं है, यानी डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण देना। और दूसरा है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित देना। तीसरा है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेवारत शिक्षकों होगा, यहाँ पे शिक्षक छूट गया है। सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यहाँ पे चौथा है ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। और पांचवा है न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। और छठवां है विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। तो ये सब डाइट के काम हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।